आज मैं आपसे एनपीएस के बारे में डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर में कई पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा, जैसे एनपीएस क्या होता है, एनपीएस ओपीएस में क्या अंतर है, इसमें जो एनपीएस का जो आर्किटेक्चर होता है या जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एनपीएस में टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट क्या होता है, इनसे विड्रॉल कैसे किया जाता है, टैक्स बेनिफिट्स कैसे इसमें मिलते हैं, और इसमें जो ग्रीवांस रिड्रेशल है वो कैसे होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को मैं एनपीएस के लेक्चर में कवर करूँगा। तो सबसे पहले एनपीएस क्या होता है। एनपीएस, या जिसे हम कॉमन भाषा में न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं, ये एक मार्केट लिंक्ड यानी बाज़ार से जुड़ी हुई एक वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसमें आप स्वयं से अंशदान करते हैं और उसका मैचिंग जो ग्रांट है वो आपका एम्प्लॉयर करता है। तो ये न्यू पेंशन स्कीम ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22/12/2003 को एक नोटिफिकेशन था उससे ये जारी की थी, और इसको फिर डिफरेंट स्टेट्स ने भी लागू किया। तो जो न्यू पेंशन स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट जब लागू हुआ था तब वेस्ट बंगाल ने इसे लागू नहीं किया था। इसके अलावा बाकी सारी स्टेट्स ने इसे लागू किया था। अब प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कुछ स्टेट्स ने इसको रोल बैक कर दिया है, ओल्ड पेंशन स्कीम पे वो वापस चले गए हैं, जैसे राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तमाम स्टेट्स हैं। तो ये 2003 में ये स्कीम आई थी। इसके अंतर्गत जो भी सरकारी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों जिन्होंने सर्विस 1 अप्रैल 2004 के बाद ज्वाइन की है, वो इस एनपीएस के न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे, एक्सेप्ट आर्मी ऑफिसर्स, जो आर्मी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको छोड़ के। तो ये न्यू पेंशन स्कीम था। बाद में ये 2013 में पीएफआरडीए एक्ट आया था। इसके अंतर्गत इसका नाम न्यू पेंशन स्कीम से बदलकर नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया है। तो इसलिए आज की डेट में अगर एनपीएस बोला जाए तो एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन सिस्टम, लेकिन हम कॉमन पार्लेंस में न्यू पेंशन स्कीम जो शुरुआत में इसको लॉन्च किया गया था उसी नाम से इसको जानते हैं। अब ये एनपीएस है किस किस पर लागू होता है। तो एनपीएस सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड सम स्टेट्स ऑल्सो, और आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको छोड़कर ये सभी पर लागू होती है। मैंडेटरी है ये न्यू पेंशन स्कीम, मैंडेटरी है सभी के लिए। अब इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा अगर प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी एनपीएस के दायरे में आते हैं, जो कॉरपोरेट स्कीम उसको बोलते हैं। जैसे एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हो गया, एक हो गया कॉरपोरेट्स के लिए, और तीसरा जो होता है वो कोई भी जो सिटीजन है 18 से 70 साल की उम्र के बीच का, वो इसको स्वैच्छिक अंशदान करके एनपीएस के अंडर आ सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। तो एनपीएस में एज क्राइटेरिया, जब शुरुआत में एनपीएस लॉन्च हुआ था तब इसमें जो एंट्री एज थी वो 18 साल से लेकर 60 साल तक थी, यानी कोई भी एम्प्लॉई जो 18 वर्ष की उम्र अटेन कर चुका है और 60 साल की उम्र तक वो एनपीएस को ज्वाइन कर सकता था। लेकिन फिर इसको 2009 में इसकी एज जो है बढ़ाई गई, तो 60 साल से एज बढ़ा कर 65 साल कर दी गई, जिसको रिसेंटली 70 साल तक कर दिया है। तो प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु तक के कोई भी कर्मचारी या फिर स्वैच्छिक अपने मन से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो एनपीएस को ज्वाइन कर सकता है। एनपीएस सारे सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब एनपीएस ज्वाइन करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। ये ओसीआई यानी ओवरसीज कार्ड होल्डर्स जो होते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो हैं, उन पर भी लागू होता है, बशर्ते कि वो साउंड माइंड के हों। तो सभी लोग एनपीएस के दायरे में आ सकते हैं। एनपीएस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मैंडेटरी है, और बाकी अपना स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है। अब एनपीएस का आर्किटेक्चर क्या होता है, यानी इसमें जो की स्टेक होल्डर्स हैं डिफरेंट, वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला जो होता है वो बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस आपका वो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है एनपीएस सब्सक्राइबर्स का पूरे एनपीएस सिस्टम से। यानी का आप पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो होता है उस पर आप वो कलेक्शन पॉइंट की तरह भी एक्ट करता है, और फिर वो नंबर ऑफ़ सर्विसेज भी आपको देता है। जैसे आपको अगर एनपीएस का खाता खुलवाना है फिजिकली जाकर, तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर ही आप जाएंगे, यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस इसको हम सर्विस प्रोवाइडर भी बोलते हैं। तो
POPSP इसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये डिफरेंट बैंक्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, तो वहाँ आप अपना खाता खुलवा सकते हैं, यानी NPS में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। इसके बाद आता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। जो NPS जो भी NPS सब्सक्राइबर्स हैं, उनका जो भी रिकॉर्ड कीपिंग का काम है और कस्टमर सर्विस का काम है, वो जो काम ये CRA देखता है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। तो नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, इसको जो है CRA की तरह नियुक्त किया गया है। तीसरे नंबर पे आता है पेंशन फंड मैनेजर्स। तो पेंशन फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो डिफरेंट बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको कि पेंशन फंड मैनेजर की तरह नॉमिनेट किया गया है, जो आपके जो भी आपका फ़ंड होता है NPS सब्सक्राइबर का, उसको वो मैनेज करते हैं। तो प्रेजेंटली 8 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जैसे SBI हुआ, ICICI हुआ, कोटक महिंद्रा हुआ, रिलायंस कैपिटल, DSP ब्लैक रॉक, इस तरीके से लगभग 8 एंटिटीज़ हैं जिनको पेंशन फंड मैनेजर की तरह नियुक्त किया गया है। पेंशन फंड मैनेजर के बाद आता है ट्रस्टी बैंक। ट्रस्टी बैंक जो होता है वो जब आप एक पेंशन फंड मैनेजर से दूसरे पेंशन फंड मैनेजर पर स्विच करते हैं या फिर एनुअल सर्विस प्रोवाइडर्स पे आप स्विच करते हैं, तो ये काम ट्रस्टी बैंक देखता है। तो इस समय बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको ट्रस्टी बैंक की तरह नियुक्त किया गया है। फिर आता है एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर या ASP जो होता है, ये पिक्चर में तब आता है जब आप NPS को एग्जिट करते हैं, यानी सुपर एन्युएशन, आप रिटायरमेंट पे NPS को एग्जिट करेंगे, या प्री मैच्योर अगर 60 साल से पहले NPS को आप एग्जिट करते हैं, तब एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स पिक्चर में आते हैं। तो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जब NPS आप एग्जिट करते हैं तो आपका जो टोटल कॉर्पस होता है उसका कुछ अमाउंट आप लेते हैं और कुछ अमाउंट आपको मैंडेटरीली उसमें जमा रखना पड़ता है, जिससे कि आप एन्युटी खरीदते हैं। एन्युटी यानी जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, उसी तरीके से आप IRDA द्वारा नियुक्त किसी भी ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उससे आप एन्युटी खरीदेंगे। तो वो एन्युटी जब आप खरीद लेंगे तो रिटायरमेंट के बाद जो आपको हर महीने जो पेंशन मिलेगी, उसका काम जो है ये ASP देखते हैं, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स। ये आपको हर महीने आपके कॉर्पस से जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है उससे आपको पेंशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया ASPs। उसके बाद आता है NPS ट्रस्ट। तो NPS ट्रस्ट जो होता है ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर एक ट्रस्ट अपॉइंट किया गया है, जो भी NPS सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट में उनके जो भी फंड हैं उनको मैनेज करता है। तो ये हो गया NPS ट्रस्ट। इसके अलावा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट PFRDA, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये PFRDA जो है, ये PFRDA एक्ट आया था 2013 में, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था PFRDA। और ये PFRDA जो होता है ये एक होल सोल बॉडी है जो आपकी पेंशन का लेखा जोखा और सारा सब कुछ मैनेज करता है। तो ये हो गए NPS के डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स या NPS का कंप्लीट आर्किटेक्चर जो है ये आपका हो गया। यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपका होता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर, और एंड आपका सबसे ऊपर जो होता है वो होता है NPS ट्रस्ट या PFRDA। तो ये हो गया NPS का आर्किटेक्चर। अब NPS में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं तो हर विभाग में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त होता है। तो नोडल ऑफिसर जो है ये आपका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप उसको अपना ये जो एक फॉर्म आता है UOS S1 फॉर्म, उसको आप फिल करके और अपना KYC कंप्लीट करके, यानी उसके साथ अपना आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ, ये 3 चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। ये आप और फ़ोटो के साथ आप नोडल ऑफिसर को दें तो नोडल ऑफिसर बाकी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हैं, नोडल ऑफिसर कोई नियुक्त नहीं है, तो आप पर्सनली भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर इस फॉर्म को फिजिकली आप जमा कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन के लिए आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अब जब रजिस्ट्रेशन PFRDA में हो जाता है तो इसके बाद आपको एक वेलकम किट आती है। वेलकम किट आपको मेल की जाएगी और फिजिकली भी भेजी जाएगी। तो उस वेलकम किट में आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रैन होता है। प्रैन के साथ साथ आपका टेलीफोन पासवर्ड यानी TPIN होता है, और इंटरनेट पासवर्ड IPIN होता है, और एक फिजिकल प्रैन कार्ड होता है। जैसे पैन कार्ड होता है उसी तरह से एक प्रैन कार्ड मिलता है। प्रैन एक 12 डिजिट का नंबर होता है जो आपका
जब तक आप सर्विस करते हैं वो नंबर आपका चेंज नहीं होता है। ये मतलब ट्रांसफरेबल होता है। आप एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करते हैं तो ये नंबर आपका प्राइम नंबर सेम रहता है। इसी से आप एनपीएस को लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एनपीएस में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वेलकम किट में क्या मिलता है, इसके संबंध में हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे एनपीएस में टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले टीयर 1 अकाउंट। तो टीयर 1 अकाउंट एक नॉन विड्रॉवेबल अकाउंट होता है, इलिक्विड अकाउंट होता है, जिससे आप विड्रॉ कुछ शर्तों के साथ ही विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें कुछ मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशंस डिफाइंड होते हैं। जैसे आप मिनिमम स्टार्टिंग में आप 500 का कंट्रीब्यूशन करेंगे। मिनिमम वैल्यू जो होती है कॉन्ट्रीब्यूशन पर कंट्रीब्यूशन वो 500 रुपीज़ होती है। फिर साल में मिनिमम आपको 6,000 रुपये कंट्रीब्यूट करना होता है और साल में मिनिमम एक कंट्रीब्यूशन आपको करना ही होता है। तो ये मिनिमम कंट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया हो गया। इसको आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर आपको 100 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ती है। तो ये टीयर 1 अकाउंट का आपका मिनिमम क्राइटेरिया हो गया कितना कंट्रीब्यूशन, यानी मिनिमम 500 रुपये का आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पर कंट्रीब्यूशन। साल में मिनिमम 6,000 रुपये कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे और साल में एटलीस्ट एक कंट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा ताकि टीयर 1 अकाउंट आपका एक्टिव रहे। अब टीयर 1 अकाउंट से हम विड्रॉल कैसे करते हैं। तो जब एनपीएस लॉन्च हुआ था तब ये टीयर 1 अकाउंट से विड्रॉल का कोई कंडीशन नहीं थी, मतलब आप विड्रॉ नहीं कर सकते थे। लेकिन 2016 में फिर इसको अमेंड किया गया और अब प्रेजेंट स्थिति यह है कि आप पूरी सर्विस में मैक्सिमम 3 टाइम्स विड्रॉ कर सकते हैं और पर विड्रॉल आपका जो आपने कंट्रीब्यूट किया है उसका केवल 25 मैक्सिमम 25% ही विड्रॉ कर सकते हैं और वो भी स्पेशल कंडीशंस होती हैं तभी आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज, जब तक आप सर्विस में तब तक विड्रॉल का क्राइटेरिया हो गया। उससे पहले अगर आप एनपीएस को एग्जिट करते हैं 60 साल की उम्र से पहले, यानी आप सर्विस के दौरान एनपीएस को एग्जिट करते हैं तो आपको केवल 20% ही आपके कंट्रीब्यूशन का मिलेगा और बाकी जो 80% है वो आपको वापस से उसमें जमा रखना पड़ेगा, जिससे आप एन्युटी परचेज करेंगे। आईआरडीए द्वारा निर्धारित किसी भी एन्युटी प्रोवाइडर से आप एन्युटी परचेज करेंगे और उससे फिर आपको पेंशन मिलेगी, यानी आप 20% ही निकाल सकते हैं अगर आप प्री मैच्योर एग्जिट करते हैं तो। अच्छा, प्री मैच्योर एग्जिट में एक और क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका जब आप एग्जिट कर रहे हैं उस समय आपका टोटल पेंशन फंड की वैल्यू 5 लाख से कम है, यानी अप टू 5 लैक्स है, तो आप फिर कंप्लीट एग्जिट भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा 5 लाख रुपये आप लेकर एग्जिट कर सकते हैं, उसमें आप फिर आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये आपका प्री मैच्योर एग्जिट का क्राइटेरिया हो गया। जब आप रिटायर होते हैं, सुपर एन्युएशन आपका होता है, तब क्या होता है, तब जो भी आपका पेंशन का कॉर्पस है, जो भी आपका फंड का कॉर्पस है, उसका मैक्सिमम आपको 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं और मिनिमम 40% आपको वापस से उस इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आप एन्युटी परचेज करेंगे और उसी 40% के कॉर्पस से आपको मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये हो गया इसमें विड्रॉल का तरीका कि कितना विड्रॉ कर सकते हैं और कब कब विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टीयर 1 अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, टीयर 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन कितना होता है। टीयर 1 अकाउंट में जो आपका सैलरी और मतलब आपकी बेसिक पे और डीए, इसका 10% एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स टीयर 1 अकाउंट। और इसी का मैचिंग कंट्रीब्यूशन, जब शुरुआत में एनपीएस लॉन्च हुआ था तो मैचिंग कंट्रीब्यूशन 10% आप कंट्रीब्यूट करते थे, 10% आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन अब ये 2019 से इस कंट्रीब्यूशन को 14% कर दिया गया, यानी आपका जो एम्प्लॉयर, अगर आप पुलिस में है तो यूपी पुलिस जो है वो 14% कंट्रीब्यूट करती है, आपकी बेसिक प्लस डीए का 14%, और आप कंट्रीब्यूट करते हैं 10%। तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर मंथ अगर देखा जाए एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में, तो वो आपके टीयर 1 अकाउंट में हो रहा है 24% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए। इतना कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट में पर मंथ होता है टीयर 1 अकाउंट में। तो ये कंप्लीट टीयर 1 अकाउंट के बारे में हो गया। अब आता है टीयर 2 अकाउंट। टीयर 2 अकाउंट जस्ट लाइक योर सेविंग अकाउंट है, बस अंतर यह है कि उस अकाउंट का जो भी पैसा होता है वो डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्टेड होता है। तो ये सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा आपको रिटर्न देता है और बाकी इसमें आप कभी भी जमा कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं, विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं होती है अनलाइक टीयर 1 अकाउंट। लेकिन इसमें भी कंट्रीब्यूशन का मिनिमम क्राइटेरिया होता है, यानी टीयर 1 अकाउंट में जो आप पहला कंट्रीब्यूशन करेंगे वो मिनिमम 1,000 रुपये से होना चाहिए। उसके बाद आप जितने भी कंट्रीब्यूशन करेंगे वो सारे कंट्रीब्यूशन मिनिमम 250 रुपये के होने चाहिए, यानी 250 रुपीज़ के। टीयर 1 अकाउंट में 500 रुपीज़ था और यहाँ पर 250 रुपीज़ है। इसके अलावा आप एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 2,000 रुपये टीयर 2 अकाउंट में डालेंगे और मिनिमम एक
कंट्रीब्यूशन आपको पर ईयर करना ही पड़ेगा, तभी आपका टीयर 2 अकाउंट एक्टिव रहेगा। और इन मिनिमम क्राइटेरिया को अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर पेनल्टी के रूप में आपको 100 रुपये पर डिफ़ॉल्ट देने पड़ेंगे। तो ये टीयर 2 अकाउंट होता है। इसमें आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी जमा कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसमें। फिर लेकिन ये टीयर 2 अकाउंट जो है ये आपके पेंशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। मतलब आप जब रिटायर होंगे तो टीयर 2 अकाउंट का कंप्लीट पैसा आपको निकालना ही पड़ेगा, उससे आप एन्युटी परचेज और फिर पेंशन का वो क्राइटेरिया टीयर 2 अकाउंट के लिए नहीं है। अब हम आते हैं टैक्स बेनिफिट पे। जो टैक्स बेनिफिट या टैक्स एग्जाम्पशंस आपके जो होते लागू होते हैं एनपीएस में, वो केवल टीयर 1 अकाउंट पर ही लागू होते हैं, टीयर 2 अकाउंट पर लागू नहीं होते हैं। तो टैक्स एग्जाम्पशंस जो होते हैं, सबसे पहला जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C है, उसके अंतर्गत जो 1.5 लाख की मैक्सिमम सीमा दी गई है टैक्स एग्जाम्पशन की, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए आप सेक्शन 80CC-D1 के अंतर्गत एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं या बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा सन 2015-16 में 16 से 50,000 का एक एडिशनल बेनिफिट दिया गया, जो आप टीयर 1 अकाउंट में 50,000 ओवर एंड अबव लिमिट ऑफ 1.5 लाख जो आपको पहले से 80C में डिफाइंड है, तो इसमें आप 50,000 का जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप अंडर सेक्शन 80CC-D1B के अंतर्गत आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। यानी आपका टोटल एनपीएस में टोटल एग्जाम्पशन आपका हो गया 1.5 लाख प्लस 50,000, यानी 2 लाख का एग्जाम्पशन हो गया। उसके अलावा जो ये एनपीएस स्कीम है ये एग्जेम्प्ट जस्ट लाइक पीपीएफ और जीपीएफ की तरह ये एग्जेम्प्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है। यानी जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा जब आप विड्रॉ करेंगे वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। यानी जब आप रिटायरमेंट के टाइम पे 60% जो उसका कंट्रीब्यूशन जो कॉर्पस आप विड्रॉ करते हैं वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। और उसके साथ ही जो 40% बचे हुए कि आप एन्युटी खरीदते हैं वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। तो यानी एग्जेम्प्ट ये टैक्स एग्जेम्प्टेड इंस्ट्रूमेंट होता है। तो देखा जाए तो ये जो हमारा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो म्यूचुअल फंड का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बाद ये टैक्स को देखते हुए ये सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है एनपीएस। तो यह हो गया आपका टैक्स एग्जम्पशन। इसके अलावा टैक्स एग्जम्पशन में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका 14% कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी तरफ से, तो वो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसका 10% यानी 10% कंट्रीब्यूशन ही उनका माना जाएगा। उसको भी आप एज ए एम्प्लॉई टैक्स एग्जम्पशन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 80CC-D2 आप उसको भी टैक्स एग्जम्पशन में क्लेम कर सकते हैं। टीयर 2 पर मैंने आपको पहले बताया टीयर 2 अकाउंट में कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो ये हो गया टैक्स बेनिफिट ऑन एनपीएस टीयर 1 अकाउंट। अब अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं कि हम इसमें जो नॉमिनेशन होता है उसका क्या क्राइटेरिया है। तो टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट में आप दोनों में अलग अलग नॉमिनेशन कर सकते हैं। मतलब किसी को अलग अलग नॉमिनी बनाया जा सकता है, और साथ ही आप कितने भी नॉमिनी आप बना सकते हैं, और बीच में जब चाहें तब आप नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका नॉमिनी नहीं बना हुआ है तो उसको बीच आप कभी भी नॉमिनी नया फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आप S2 फॉर्म एक आता है। पहले तो नॉमिनी फिजिकली जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है या नोडल ऑफिसर के थ्रू ही बन सकते थे, लेकिन अब जो है ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड की गई है। PFRDA की साइट में आप जाकर S2 फॉर्म डाउनलोड करके आप उसको भर के और आप नॉमिनी अपना फाइल कर सकते हैं। टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट में कोई ज़रूरी नहीं सेम नॉमिनी हो, आप अलग अलग नॉमिनी भी कर सकते हैं। और फिर कई नॉमिनी होंगे तो उनका आप परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कितना परसेंटेज आपको अपने फंड का देना है। तो ये हो गया नॉमिनेशन का क्राइटेरिया। अब आते हैं कि आपका जो फंड आपने जमा किया है इसमें एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में, ये किस तरीके से इन्वेस्ट होता है। तो इन्वेस्टमेंट में जब आप रजिस्टर करते हैं इसमें एनपीएस में, तो आपसे पूछा जाता है कि आपको किस तरीके की चॉइस, मतलब 2 तरीके की चॉइस आपको प्रोवाइड की जाती है एनपीएस में। एक होता है एक्टिव चॉइस, एक होता है ऑटो चॉइस। तो सबसे पहले एक्टिव चॉइस पे आते हैं। तो एक्टिव चॉइस में क्या होता है, इसमें 3 तरीके के एसेट्स की क्लासेस होती हैं, ई, सी और जी। ई जो होता है उसको बोलते हैं इक्विटी क्लास। ये बहुत ही हाई रिटर्न देता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जो भी आपका फंड होता है वो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट होता है। इसके बाद आता है सी। सी में क्या होता है, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये इसमें आपका रिटर्न भी मीडियम मिलता है और रिस्क भी मीडियम होता है इसमें। तो ये प्रीडोमिनेंटली आपका जो पैसा होता है
वो फिक्स्ड इनकम बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ही जमा किया जाता है। इसके अलावा आता है जी, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये इसमें लो रिटर्न होता है लेकिन रिस्क भी बहुत लो होता है, और इसमें जो होता है प्योरली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में ही आपका पैसा जमा किया जाता है। तो एक्टिव चॉइस में ई, सी और जी तीनों में ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसा आप ई में जमा कर दें या सी में जमा कर दें। इसमें एक परसेंटेज डिफाइन किया जाता है, जैसे मैक्सिमम 50% ही आप जमा कर सकते हैं इक्विटी में, और उसके अलावा फिर बाकी चॉइसेस में जैसे 50% जमा किया आपने, 30 जमा कर दिया, फिर 20 जमा कर दिया, इस तरीके से अलग अलग परसेंटेज हैं, लेकिन मैक्सिमम क्राइटेरिया है इक्विटी में आप 50% ही जमा कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका एक्टिव चॉइस। फिर आता है आपका ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में ई, सी, जी, इसमें तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में जमा होता है, ऑटोमेटिकली जमा होता है। जैसे 18 से 36 साल की उम्र तक, 18 से 35 साल की उम्र तक जो आपका पैसा जमा होगा उसमें ई में ज़्यादा जमा होता है, और सी और जी में कम जमा होता है। यानी ई में 75% तक जब जमा हो जाता है, हो सकता है आपका पैसा। जैसे आपका मान लिया 100 रुपये आपका फंड है, तो उसमें 75 रुपीज़ इक्विटी में जमा हो सकता है, और सी और जी में परसेंटेज डिसाइड करके वो जमा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप 35 साल की एज अटेन करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका इक्विटी का जो कंट्रीब्यूशन वो कम होता जाता है, ताकि आपका जो टोटल कॉर्पस है, जो आपका फंड है, वो ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट ना रहे उसमें, और रिस्क को कम किया जाता है। तो इसमें धीरे धीरे करके इक्विटी के जो इन्वेस्टमेंट है उसको घटाया जाता है, और जो आपका सी और जी क्लास के जो एसेट्स हैं उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है, जब तक कि वो आपका इक्विटी का घटते हुए 10% तक ना आ जाए, तब तक ये हर साल इसको रिवाइज किया जाता है। तो ये ऑटो चॉइस होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका जमा होता रहता है। और इसमें ऑटोमेटिकली आपका पेंशन फंड मैनेजर भी सिलेक्ट हो जाता है। जैसे जनरली जब मेरा हुआ था तो मैंने भी ऑटो चॉइस ऑप्ट किया था, तो इसमें एसबीआई को एज ए पेंशन फंड मैनेजर अपॉइंट किया गया था। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होता है। अब आते हैं कि इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल, जैसे आपके कोई ग्रीवांसेस हैं, कोई मतलब आपकी कोई शिकायत है, तो उसको आप कैसे दर्ज करें। तो इसमें 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो इसका टोल फ्री नंबर होता है, जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगा। तो टोल फ्री नंबर पे जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें जो आईवीआर सिस्टम होता है उससे इंटरेक्शन आपका होता है। तो आईवीआर सिस्टम आपसे इंटरेक्ट तभी करेगा जब आप उसको टी पिन यानी टेलीफोनिक पिन जो आपको मिलता है वेलकम किट में, वो आप बताएंगे। तो टी पिन बताकर आप आईवीआर से टोल फ्री नंबर पे आप बात कर सकते हैं, अपना जो है जो शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक वो टोकन देता है, और वो टोकन से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत का क्या, कंप्लेन का क्या हुआ। दूसरा तरीका होता है आप इंटरनेट पे पीएफआरडीए की साइट में जाकर अपना ग्रीवांस एड्रेस कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको आई पिन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इंटरनेट पासवर्ड जो आपको मिला हुआ है वेलकम किट के साथ, आई पिन के द्वारा आप इंटरनेट पे अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको टोकन जनरेट होता है, और उस टोकन से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा होता है कि आप स्वयं एक फॉर्म भरकर, जो आपका पीओपी एसपी है यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंट सर्विस प्रोवाइडर, उसको आप दीजिए अपना कंप्लेंट, और वो आपको टोकन जो है वो या तो मेल करेगा, या फिर मतलब आपको टोकन आप मेल कर देगा, वो आपको मेल पे टोकन प्राप्त हो जाएगा, उससे आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हो गया ग्रीवांस रिड्रेसल का तरीका। तो अब लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एनपीएस और ओपीएस में अंतर क्या है और कौन बेटर है। तो देखिए, एनपीएस में बेसिकली गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, सारा कंट्रीब्यूशन आपका होता है बीइंग एम्प्लॉय, और आपका एम्प्लॉयर जिसने आपको एम्प्लॉय किया है, आपको सर्विस पे रखा है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है। गवर्नमेंट यहाँ पिक्चर में बीच में कहीं नहीं आती है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन होता था। मतलब आप जब रिटायर होंगे तो आपको अपने रिटायरमेंट में पेंशन के नाम पर एक भी पैसा जमा नहीं करना होता है। आप जीपीएफ जो जमा करते हैं वो पूरा का पूरा आपको मिल जाता है वापस, वो तो एक मुश्त आपको मिल जाता है पूरा जीपीएफ। तो अब पेंशन जो है वो सरकार ही आपको दे रही है, तो उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन है, पूरा का पूरा जो है बर्डन वो सरकार झेलती है। तो इससे क्या होता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार के जो सरकारी खजाने पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। इसी वजह से इस स्कीम को 2003 में वेव ऑफ कर दिया गया, ताकि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त भार या बोझ ना पड़े। एनपीएस में क्या होता है, एनपीएस में आप स्वयं से कंट्रीब्यूट करते हैं 10%, और 14% मैचिंग कंट्रीब्यूशन जो है आपका एम्प्लॉयर करता है। तो इसमें गवर्नमेंट कहीं पिक्चर में नहीं आती है।
तो ये तो हो गया इन दोनों में अंतर। अब कौन बेटर है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि मतलब एनपीएस और ओपीएस में बेटर कौन है। आज की परिस्थिति में अगर देखा जाए, इस समय जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जो एनपीएस के दायरे में आते थे, उनकी पेंशन की स्थिति बहुत ही मतलब बेकार है। बहुत कम पेंशन उनको मिलता है, किसी को 500 रुपये मिल रहा है, किसी को 2000 रुपये मिल रहा है, ये हालत है। तो कह सकते हैं कि जो अब रिटायर हो रहे हैं तो उनको इतना, उनका सर्विस का टेन्योर इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि उनका फ़ंड बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया हो। क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा आपका फ़ंड जमा रहेगा तो कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स में ये जमा होता है पैसा आपका। तो जितना ज़्यादा समय तक वो पैसा रहेगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा कंपाउंडिंग की वजह से। तो अब जो व्यक्ति 2004 में जिसने सर्विस ज्वाइन की थी, 2004 के बाद ज्वाइन की, तो और वो आज की डेट में अगर रिटायर हो रहा है सपोज़, तो उसकी टोटल सर्विस का टेन्योर 18 साल, मतलब 16 17 15 से 18 साल के बीच में रहा। तो इसलिए हो सकता है उसको, और इस मार्केट भी चूँकि गिरता चढ़ता रहता है, तो हो सकता है उसको पेंशन इतनी ना मिल रही उस समय। लेकिन यही अगर आप पैसा आपका लंबे समय तक जमा रहेगा और मार्केट अच्छा चलता रहा, तो ये नो डाउट बहुत अच्छी स्कीम है एनपीएस। बस एक छोटी सी कमी इसमें यह है कि इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। अगर इसमें आज की डेट में गवर्नमेंट कोई अंडरटेकिंग या गारंटी दे दें कि एनपीएस में आपको इतनी पेंशन आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो इससे बेहतर स्कीम इस समय मार्केट में कोई नहीं है एनपीएस। लेकिन चूंकि गारंटी नहीं है, तो इसलिए ओपीएस आज की डेट में इससे फार बेटर स्टैंड करती है। लेकिन रिटर्न के मामले में अगर आप देखें तो एनपीएस नो डाउट बहुत अच्छी है, टैक्स एग्जम्पशन के मामले में भी बहुत अच्छा है। लेकिन कोई गारंटी ना होने, सरकार की तरफ से कोई गारंटी ना होने की वजह से ये थोड़ा रिस्की होता है एनपीएस, लेकिन रिटर्न अच्छा देता है। तो ये आज का एनपीएस का पूरा लेक्चर हुआ।